गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और क्या। तो आज हम CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 इज़ रिटन नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स। 3 से 9 तक है। इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स हैं या 7 रेगुलेशन बोल लीजिए। 7 रेगुलेशन टोटल हैं इसमें, जिसमें हम ये पहला पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये पहला थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब रेगुलेशंस मेंशन्ड हैं जिसे मैंने कवर किया है। ठीक है, मैं नहीं चाहता यार कि आप अभी बस समझ लो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 16, आप बस ऐसे मान लो कि हाँ कुछ होता है सेक्शन 16, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप बस ऐसे मान लो कि रेगुलेशन 65 कुछ होता है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो माइन सबसे पहले अभी ओपन हुई है, ठीक है, उसके लिए ये रेगुलेशन किस तरह से काम करेगा। फिर हम देखेंगे कि जो माइन ऑलरेडी हैं दुनिया में, है ना, इस रेगुलेशन के आने के पहले से, जैसे कि 2017 में ये CMR आया है। इससे पहले 1957 का था, है ना। तो 2017 में आया है, तो 2017 में के बाद भी कुछ माइंस खुली होंगी और उससे पहले से भी कुछ माइंस होंगी। तो दोनों पे ये रेगुलेशन जो है अलग अलग तरीके से एक्ट करता है ना। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले न्यूली ओपन्ड माइंस के लिए ये किस तरह से काम करता है। अगर आपको नया माइंस खोलना हो सकता है दिमाग में क्यूरियोसिटी हो कि नया माइंस खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, तो चाहिए तो बहुत कुछ भाई। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना होगा चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। मैं यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को CI और RI लिख रहा हूँ, और आगे सारे लेक्चर में यही चलेगा, है ना। तो मेक श्योर कि आप इसको समझ जाएं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये 1 मंथ जो है ये CMR में नहीं लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद सेक्शन 16 ही है। ठीक है, चलिए देख ही लेते हैं, है ना। सेक्शन 16 में क्या लिखा हुआ है कि ओनर एजेंट एंड मैनेजर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन, कोई भी हो। अभी तो हम न्यूली ओपन माइन के लिए न्यूली टू बी ओपन माइंस के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनिंग ऑपरेशन कि नया माइंस खोलना है, यही है। अगर जो ऑलरेडी ओपन माइंस है उसके लिए क्या हो सकता है माइनिंग ऑपरेशन की बाउंड्री चेंज करनी है, या फिर साफ्ट की पोजीशन चेंज करनी है, साफ्ट को बड़ा करना है, वहाँ पे कुछ नई चीज़ डिप्लॉय करनी है, ठीक है, नई मशीनरी डिप्लॉय करनी है। ये सारे ऑपरेशन माइनिंग ऑपरेशंस में आ जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई ख़तरनाक काम हमें करना हो तो 1 महीने पहले भैया बताना पड़ेगा। किसको? चार लोग हैं जिन्हें हमें बताना पड़ेगा। ये है CI, कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी माइंस पड़ती है। ठीक है, इन चारों को 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है ना। चलिए, आपको सेक्शन 16 समझ में आ गया। अच्छा हाँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि यहाँ पे तो ये रेगुलेशन लिखा हुआ है, रेगुलेशन 3, यहाँ पे सेक्शन 16 क्यों लिखा हुआ है? ये रेगुलेशन 65 है, रेगुलेशन 104 है, सेक्शन क्यों लिखा हुआ है ये? क्योंकि ये माइंस एक्ट 52 का आर्टिकल है ना। CMR में रेगुलेशंस होते हैं, माइंस एक्ट में सेक्शंस होते हैं, है ना। इसको आप क्लियर करके रखिएगा। सेकंड पॉइंट इज कि नोटिस जो हम देंगे 1 महीने पहले कि भैया हमें एक नई माइंस खोलनी है, नया खदान को खोलना है, तो नोटिस हम देंगे जाके। तो CI और RI क्या बोलेंगे? अरे भैया प्लान कहाँ है? आप नोटिस तो ले आए हो कि माइंस खोलना है, लेकिन जहाँ खोलना है उसके बारे में तो बताइए कि माइंस की आपकी बाउंड्री कहाँ होगी, शाफ्ट की ओपनिंग कहाँ होगी, ट्राई जंक्शन पिलर कहाँ होंगे, अदर सरफेस फीचर्स और भी, है ना।
तो सरफेस प्लान हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो सरफेस प्लान है ये आगे हम सेक्शन 65 में पढ़ेंगे, है ना। और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि हमें माइंस के अंदर रह रहे लोगों की, सॉरी रह रहे नहीं, काम कर रहे लोगों की सेफ्टी कैसे करनी है, ये बात बताता है ये, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि जब भी काम हो जाए तो एक्चुअल डेट सीआई, आरआई और डीएम को बता दो भैया कि हमने इस दिन को, इस समय, इस मुहूर्त पे माइंस खोल लिया है। ऐसे हालांकि ऐसे मुहूर्त पे तो लोग आते भी हैं, बुलाया जाता है कि भैया नारियल वायरियल फोड़िए और फीता काट के उद्घाटन कीजिए, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल तरीका है, बता दीजिएगा, है ना। तो अगला चीज़, सरफेस प्लान क्या होता है? सरफेस प्लान भैया, सरफेस की सारी चीज़ें उसमें होती हैं, आपके माइंस के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी माइंस की बाउंड्री, ठीक है, माइंस की बाउंड्री उसमें तो होगी, है ना। और पावर लाइंस, जितनी भी लाइंस है, टेलीफोन लाइंस, पावर लाइंस, इसलिए कि हम जो माइनिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं कहीं इसका इफ़ेक्ट उस पे ना हो, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ पे ना हो। अगर पावर लाइंस है और वो अगर गिर जाता है माइनिंग ऑपरेशन के कारण, तो हो सकता है कि वो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हजार्ड है वो, ठीक है। अगला हो गया आपका ट्रम लाइन, रेलवे लाइन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया माल जाएगा कहाँ से? निकाल तो लेंगे खदान से, भेजेंगे कैसे? वो आप दिखाइए। अब हम सरफेस प्लान में क्यों दिखाते हैं ये चीज़? एक तो पर्पस हो गया कि ज़रूरी है भैया। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सीएमआर में लिखा हुआ है कि बताइए तो बताइए। लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि आप अगर उस लाइन को या फिर रेलवे को या फिर रोड को अगर किसी पब्लिक एरिया से गुजार रहे हैं, ठीक है, तो कल को आपके बड़े बड़े डंपर्स, बड़े बड़े ट्रैम लाइंस में आपके जो बकेट्स होते हैं जाएंगे उस एरिया से। कल को भैया कुछ दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप पहले हमें प्लान में बताइए ना। अगर वहाँ कोई खतरा होगा तो हम अप्रूव ही नहीं करेंगे, ठीक है। अभी माइंस की न्यू ओपनिंग हो रही है ना, तो माइंस के साथ हम प्लान लगा के देंगे। अगर सीआई और आरआई को लगेगा कि नहीं ये तो खतरनाक है भैया, किसी की जान ले लेगा, तो आपको वो अप्रूव ही नहीं करेगा, माइंस खोलने ही नहीं देगा। जाइए मत, पकड़ के रहिए बाबा जी का ठुल्लू, है ना। बोरहोल्स, ठीक है, इनक्लाइन कहाँ हो गया आपका, या फिर ओपन कास्ट वर्किंग है तो उसका बाउंड्री दिखाइए, सब्सिडेंस कहाँ कहाँ है, कुछ सरफेस फीचर्स वहाँ पे दिखाइए। और जो आप आसपास में सरफेस फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखानी है, जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग भी है, कोई लोग वहाँ पे रह रहे हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, कितनी दूर में है, आप कैसे काम करेंगे, क्या आपके माइंड से इतना पॉल्यूशन जनरेट होगा कि उनकी लाइफ को थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेट हो जाएगी, ठीक है। क्या आपके माइंड्स के वाइब्रेशन से ब्लास्टिंग आप यूज़ करोगे तो कितने पावर का एक्सप्लोसिव आप यूज़ करोगे कि उन्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बीच में, इसलिए हम सरफेस प्लान देते हैं उनके साथ में जब माइंस को ओपन करना होता है या चेंज करना होता है। और रेगुलेशन नंबर 104 अब देख लेते हैं, जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है। इस रेगुलेशन में क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होता है कि आपके माइंस में नया माइंस आप खोलने वाले हो, ठीक है, या आपकी ऑलरेडी माइंस हैं, तो इस केस में जो ऑलरेडी ओपन माइंस हैं उस केस में कितने हो सकता है कि वो डाइक्स हो या फिर सेल्स हो उसके आसपास, तो उस एरिया में रॉक जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो उस एरिया में कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। या फिर और भी तरह के हज़ार्ड हो सकते हैं, तो वो आपको पता होंगे क्योंकि आप वहाँ पे माइंस बनाने वाले हो, आपने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया होगा और आपने वहाँ पे चीज़ों को समझा होगा, वहाँ की ज्योग्राफी समझी होगी,
जियोलॉजी समझी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी होती है, सेफ एनालाइज करनी होती है, ठीक है। हज़ार्ड को एनालाइज करना होता है, उसके रिस्क को पहचानना होता है कि कितना खतरा है, और उसके लिए स्टेप्स उठाने होते हैं कि आगे काम कर रहे लोगों को उतना दिक्कत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जान चली जाए, ठीक है। अब बात है कि हमने हज़ार्ड को तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसे एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए सेफ्टी कमेटी है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मदद लेंगे हम, और उसके मदद से हम इसको, वो जो रिकमेंड करेंगे कि ये सारे मेजर्स आपको लेने चाहिए। जैसे कि अगर आपके माइंस में डाइक्स हैं तो उसके अराउंड कितने मीटर तक गैलरी नहीं कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, ठीक है। तो ये कौन सजेस्ट करेगा? उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, लेकिन ये आपको सजेस्ट करेगी सेफ्टी कमेटी, है ना। सेफ्टी कमेटी आप समझ लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 15 लोग, ओ माय गॉड तो 15 लोग होते हैं। इस 15 लोगों में कुछ वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं, मेडिकल के भी लोग होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते हैं हम। एक रेगुलेशन नंबर 3 से अभी रेगुलेशन नंबर 104 पे आए हैं। अगर हम सेफ्टी कमेटी में जाएंगे तो फिर उसके अंदर हमें वर्कमैन इंस्पेक्टर में जाना पड़ेगा, फिर एक्सप्लोसिव में जाना पड़ेगा, है ना। तो एक लेवल का ही इंसेप्शन हम फॉलो करते हैं। इंसेप्शन मूवी देखी होगी आपने, है ना। सपने के अंदर सपने के अंदर सपने के अंदर सपना हमें नहीं करना, है ना, हमें एक ही बार सपना देखना है। और जब इस सपने की बात करेंगे तो बढ़िया से आपको समझाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ कि जो हमने यहाँ पे हज़ार्ड को एनालाइज किया या पहचाना, उसे हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके अकॉर्डिंगली एक डॉक्यूमेंट तैयार करनी है जिसका नाम होगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या होता है? एक इसमें एक पॉलिसी होती है कि हम अपने एम्प्लॉय को सेफ्टी और हेल्दी कैसे बनाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ होती है कि हम सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी तो बना लिए, लेकिन उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगली चीज़ हो गई कि प्रिंसिपल हज़ार्ड आपके माइंड्स में क्या है। मेन हज़ार्ड, छोटी मोटी हज़ार्ड होती रहती हैं कि कहीं कभी ब्लास्ट सही से नहीं हुआ, या फिर कहीं का जो पत्थर है वो गिर गया, ब्लास्टिंग सही से नहीं हुई, कुछ भी। तो ये छोटा मोटा जो हज़ार्ड है वो आता रहता है, लेकिन जो बड़ा हज़ार्ड है, मेन हज़ार्ड है आपके माइंड का, जिससे सबको बच के रहना चाहिए, वो क्या है? वो यहाँ पे आपको उसके लिए एक प्लान बनता है, प्रिंसिपल हज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान। अगला हो गया एसओपी। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए? क्या हम लोगों को मरने दें? नहीं। उन्हीं में से कुछ लोग जो स्पेशली ट्रेंड हैं वो वहाँ पे लोगों को बाहर निकालेंगे और उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। अगली चीज़ है कि हमें उस एसएमपी को, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को कैसे अपडेट करना है। उसके लिए भी एक प्लान होती है जो उसमें लिखा जाता है कि भैया इतने दिन में हमें इसे अपडेट कर देना है, ठीक है। समय के हिसाब से, समय पता है ना आपको, प्रकृति बदलाव चाहती है, तो उसी हिसाब से ये बदल रहा है। चलिए 104 हो गया। अब हम बात करते हैं उसके बारे में जो माइंस ऑलरेडी ओपन है। उस केस में क्या होगा? अब देखिए यहाँ दो चीज़ आ गई। उसके बारे में, हाँ, तो जो माइंस ऑलरेडी ओपन है उसके केस में सबसे पहले हमें दो रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, 121 एंड 122। ये क्या बात करती हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अगर जो माइंस ऑलरेडी ओपन है उसके कोई बाउंड्री में चेंज आता है, या उसके शाफ्ट के लोकेशन में चेंज आता है, या कोई भी ऐसा चेंज आता है भैया जो इम्पोर्टेंट हो, तो वो हमें 7 दिन के भीतर बतानी पड़ेगी। किसको बतानी पड़ेगी? CIRI और DM को, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को।
अगली चीज़ है कि केस ऑफ सरफेस प्लान शुड बी सबमिटेड विद इन 60 डेज। अब देखिए, जब नया माइंस खुल रहा था, क्योंकि 2017 में सीएमआर आया है, तो 2018 में जो माइंस खुला होगा उसने तो सबसे पहले जब माइंस ओपन करने की नोटिस दी होगी उसी समय उसने दे दिया होगा सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। लेकिन अब जो माइंस ऑलरेडी ओपन है उसके लिए क्या किया जाए? उस माइंस के लिए प्रोविज़न है कि जब 2017 का जो सीएमआर है, सीएमआर जब एक्टिव हुआ 2017 में, जब ये रेगुलेशन अपने मतलब लागू हुआ, ठीक है, तो जिस दिन से लागू हुआ उसके 60 दिन के भीतर हमें सरफेस प्लान सबमिट करना है और 1 साल के भीतर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना है। समझ रहे? 1 साल के भीतर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को सबमिट करना है और जिस दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए उसका एक्चुअल डेट CIRA और DM को बता देना है। समझ रहे हैं? एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग या फिर चेंज, बाउंड्री चेंज हुआ है तो बता दीजिए भैया इस दिन चेंज किया था हमने, आपसे परमिशन पहले ले ली थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस दिन चेंज किया है, ठीक है। ये चीज़ आप उनको बता देंगे। अगली चीज़ है, हाँ, तो ये रेगुलेशन 121 और 122 क्या है? 121 122 क्या है कि अगर हम किसी अंडरग्राउंड माइंस के बाउंड्री के आसपास काम कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम हैं कि मेरी माइंस है, ठीक है, मेरी ये माइंस है, मेरी माइंस है, क्या मैं पूरा इतना खोद दूँ? ये सारा एरिया जितना भी है, ये सारा सब खोद दूँ? इतना खोद दूँ पूरा? ये जितना भी रेड बाउंड्री के अंदर एरिया है, क्या सब खोद दूँ? नहीं, वो सारी चीज़ें हम नहीं खोद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी माइंस की जो बाउंड्री है उसके अराउंड CMR खड़ा है। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है आप इतना खोद सकते हैं, इस पार्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये पार्ट आप नहीं खोद सकते। और अगर आपने खोद दी तो उस केस में आपको कुछ प्रोएक्टिव वर्किंग करनी पड़ेगी जो CI और RI बोलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग करनी पड़ेगी। आपने यहाँ का अगर कोयला निकाल लिया तो आपको सीमेंट, बालू, ठीक है, सीमेंट, मोर्टार, ब्रिक्स का यूज़ करके एक दीवार खड़ी करनी पड़ सकती है, या फिर पत्थर का यूज़ करके, पत्थर भी यूज़ कर लेते हैं ब्रिक्स के जगह पे लोग, तो ऐसा काम आपको करना पड़ सकता है। तो हाँ ठीक है, ये एरिया हमें छोड़ के खोदनी पड़ेगी, लेकिन ये एरिया होगा कितना, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। तो ये मेन जब क्वेश्चन है तो देखिए, ये हाफ ऑफ द पिलर विड, ये एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ द विड ऑफ पिलर रिक्वायर्ड फॉर द डेप्थ ऑफ गैलरी वेयर साइज इक्वल टू 4.8 मीटर। अब इसका क्या मतलब है? तो रेगुलेशन नंबर 111 में बताया गया है कि आप किसी डेप्थ पे अगर माइंस खोलना चाहते हैं तो उस डेप्थ के लिए पिलर की साइज़ क्या होगी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ गैलरी। गैलरी की अलग अलग साइज़ है, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, ठीक है, अलग अलग साइज़ है। लेकिन इस केस में सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से आपको देखिए, जितनी ज़्यादा गैलरी की साइज़ होगी उतनी ज़्यादा पिलर की साइज़ लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप? देखिए, ये अगर माइंस है, अगर आप गैलरी ही बड़ा बड़ा रखेंगे, ये मान लीजिए गैलरी है, इतना बड़ा आप गैलरी रखेंगे तो पिलर भी भैया आपको उतना उससे बड़ा रखना पड़ेगा। अगर इस पिलर को आप नहीं रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपने इतना बड़ा गैलरी रख लिया और इतना बड़ा पिलर रखा आपने, ये है ना, तो आपको क्या लगता है माइंस टिकेगा? अरे भैया कल का कल गिर जाएगा ये। तो ये कुछ रूल्स होते हैं कि आप जब इतना बड़ा गैलरी रख रहे हो तो इसके केस में इतना बड़ा आपको पिलर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पिलर बताता कौन है? ये लिखा हुआ है रेगुलेशन नंबर 111 में। अगेन हम लोग रेगुलेशन 111 अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, आप CMR में देख सकते हैं, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे जैसे जैसे हम
आगे आएंगे अपने लेक्चर में। तो जो पिलर की विड्थ 4.8 मीटर गैलरी साइज के लिए होगी उस डेप्थ पर, मान लेते हैं कि 100 मीटर पे हम काम कर रहे हैं, ये रहा 100 मीटर। 100 मीटर के क्या हो रहा है यार, हाँ, 100 मीटर के डेप्थ पे 4.8 मीटर गैलरी साइज पे, ठीक है, पिलर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये आप इस रेगुलेशन से देख सकते हैं, है ना। और उसी विड्थ का आधा हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 मीटर है वो विड्थ, 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर का आधा कितना होता है, 5 मीटर। तो 5 मीटर जो होता है यही तुम्हारा विड्थ हो जाएगा, है ना। यही हो जाएगा इस बाउंड्री के आसपास का एरिया। ये जो है ये 5 मीटर हो जाएगा अगर वो 10 मीटर की विड्थ होती है पिलर की। तो चलिए, किसी पॉइंट को छोड़ा हमने। मैनेजर के पास तो ठीक है, मैं हर माइंस के मैनेजर के पास अपनी बाउंड्री फिक्स होती है। उसके बाद फिर साइज़ क्या होगी, हाँ, अगर आपकी माइंस की बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, आप बोल रहे हो कि ये मेरी माइंस है, बगल वाला माइंस का ओनर बोल रहा है ये मेरी माइंस है, तो वैलिडिटी क्या होगी, यही वाली जो अगला बंदा बोल रहा है वो माना जाएगा, ठीक है। और आप कंस्ट्रक्ट जो वर्किंग है इतना करना पड़ेगा आपको, इधर भी आपको छोड़नी पड़ेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कितना छोड़ना पड़ेगा, हाफ ऑफ द वेट ऑफ पिलर। तो ये काम करना पड़ेगा। और अगर मल्टी सिम वर्किंग है, जैसे कि ये डेप्थ है, ठीक है, इस डेप्थ पे आप काम कर रहे हैं, तो ये लेवल है, मान लेते हैं यहाँ से हमने कोयला निकाल लिया पूरा, यहाँ पे हमें कोयला निकालना है, तो ये जो है एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम एक लाइन में होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, एक लाइन में एकदम। इसकी वर्टिसेस, जैसे कि मैं टॉप व्यू अगर बना के दिखाऊं, तो ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये इसके नीचे इसकी वर्टिसेस होनी चाहिए, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और इसके नीचे भी, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और अगर आप ऐसा काम नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, जैसे कि माइंस के अराउंड आपने जगह नहीं छोड़ा, ठीक है, तो मैंने तो बोला आपको कि CIRI आपकी ले लेगा, कुछ भी करवा लेगा, फिर करते रहना। 50 रुपये का कोयला नहीं निकाला, 500 रुपये का प्रोएक्टिव वर्क करना पड़ जाएगा फिर, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, जब जब ज़रूरत ना हो तो लोग नहीं करते हैं। आप सोचिए कि पहले तो हम कोयला निकालने में खर्च करें, उसके बाद फिर कोयला निकालने के बाद उसे प्रोडक्टिव वर्क करने में खर्च करें, तो ऐसा कोई नहीं करता। कब करना पड़ता है ये, अगर आप ब्लास्टिंग कर रहे हो और ब्लास्टिंग करते करते आपके साइड्स की, जैसे कि ये है, आप यहाँ पे ब्लास्टिंग कर रहे हो, आपका बाउंड्री लेवल ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे ब्लास्ट किया और इसकी स्ट्रेंथ इतनी थी नहीं, और ये पूरा ढल के नीचे आ गया, टूट गया ये। अब क्या करेंगे आप, आपकी तो ब्रीच हो गई ना, कंडीशन तो ब्रीच हो गई। तो इस केस में आपको कुछ प्रोएक्टिव वर्किंग करनी होती है, तो उस केस में खर्च हो जाता है। तो इसलिए माइंस कंपनी जो होती हैं वो जब भी बाउंड्री के अराउंड काम करती है बहुत सावधानी से काम करती है, कहीं भैया लेने का देना ना पड़ जाए इसलिए, ठीक है। ये था रेगुलेशन 121 इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्क अंडरग्राउंड माइंस। अब ओपन कास्ट के केस में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैनेजर के पास बाउंड्री की कॉपी होती है कि कहाँ तक मेरी बाउंड्री है, और ये विड्थ जो है ओपन कास्ट के केस में, वो अंडरग्राउंड के केस में हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ पिलर होती थी, लेकिन यहाँ पे ये 7.5 मीटर होगी, है ना। इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड बाउंड्री सामने वाले की बात मानी जाएगी, अगर ब्रीच होता है तो प्रोएक्टिव वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, स्प्लिट कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी माइंस है, ये आपकी जो माइंस है ये बहुत बड़ी माइंस है। यहाँ से आप घुसते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे घूम के आप घर चले जाते हो। आप दिन भर में एक बार जाते हो, घूम के चले जाते हो, या फिर
मान लीजिए इधर भी आपकी कोई माइंस है, इधर भी आपकी कोई माइंस है, ठीक है, तो आप सुपरविज़न अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप सारे जगह पे जा नहीं पा रहे हो, 3 दिन 4 दिन में एक बार जा पा रहे हो, तो सीआई क्या कर सकता है, चीफ इंस्पेक्टर आपके माइंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। और जो कंपनी है, मान लेते हैं सीआईएल की ये माइंस है, तो सीआईएल क्या करेगा, इस एरिया के लिए अलग मैनेजर कर देगा, इस एरिया के लिए अलग मैनेजर नियुक्त कर देगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो फाइन। अगर सीआईएल चाहे कि आपकी माइंस बहुत कोई भी सीआई या आरआई ऐसा तो करेगा नहीं कि 2 माइंस को मर्ज कर दे, लेकिन कंपनी खुद कर सकती है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर माइंस छोटी हैं, 2 माइंस को मर्ज कर दो, एक ही मैनेजर के अंदर दे दो, ठीक है। अगर सीआई और आरआई को आपत्ति ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ये ओवर हो गया। तो ये 3rd आर्टिकल था, रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ CMR 1957 नहीं 2017, ठीक है। तो ये आर्टिकल ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में मैं ये चैप्टर 2 पूरा ही ख़त्म कर दूंगा। ये एक आर्टिकल बहुत लंबा था, बाकी के आर्टिकल उतने लंबे नहीं हैं, तो वो मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा। और तब तक के लिए अच्छे से रहो, कोरोना से बचे रहो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, और शेयर भी तो होता है, शेयर भी कर दो, और अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।